एक ईसाई धर्म की महिला अपने 1.5 से 2 साल के बेटे का नाम लेकर पुकारती है, लेकिन वो बेटा बिल्कुल भी इस नाम पर अमल नहीं करता है। ये बात एक माँ को खटकती है। वो माँ समझती है कि शायद मेरा बेटा अपने नाम को पहचान नहीं रहा है। माँ अपने बेटे के पास बैठती है जो 2 साल का था। उससे कहती है कि बोलो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हें याद रहेगा ना, तुम्हारा नाम ये है। कई बार बार कहने पर वो बेटा फिर भी उस नाम को नहीं बोलता है, लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती है तो वो 2 साल का बेटा मोटी मोटी आंखें निकालता है और एकदम घूरता हुआ अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, मैं काकोरी हूँ। जैसे ही माँ ये शब्द सुनती है और बेटे ने काकोरी कहा तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो माँ एकदम से बैठ जाती है। कहती है कि गॉड यानी भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मर्जी के बिना ये राक्षस मेरे गर्भ में कैसे आ सकता है? क्या काकोरी कोई राक्षस था? कौन था ये काकोरी और क्यों एक महिला अपने ही 2 साल के बेटे को देखकर डर गई थी? शायद उसे राक्षस बुलाने लगी थी और उस महिला ने इधर उधर कानून यानी एक पुलिस स्टेशन में भी फ़ोन कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कौन था ये काकोरी? जब पूरी घटना सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे किस तरह की घटनाएं हमारे आसपास होती हैं या हमसे दूर देशों में भी होती हैं। आज दूसरे देश अमेरिका की घटना आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको लेकर चलती हूँ अलास्का। अलास्का एक ऐसी जगह जो टापुओं से या जहाँ पर समंदर के किनारे बहुत सारे टापू, शहर या गांव बने हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। यहीं पर एक समुदाय रहता है जो टिलिंगित या लिंगित टिलिंगित नाम का समुदाय होता है। ये समुदाय की परंपराएं, ये समुदाय में क्या परंपराएं हैं? यहाँ पर जो ईसाई होते हैं वो भी जिनका व्यक्ति मर जाता है तो ज़मीन में दफन करते हैं, लेकिन टिलिंगित जो समुदाय था यानी जो ये समुदाय होता है, इन्हों की अलग ही मान्यताएं होती हैं। मान्यताएं क्या होती हैं? ये अपने मरे हुए इंसान के शव को जलाया करते थे, यानी इनके यहाँ पर ये परंपरा होती है। दोस्तों 20वीं शताब्दी में जब अमेरिका ने यहाँ पर हमला किया और इन सभी लोगों को अपने कब्जे में लिया, यानी जो टिलिंगित या लिंगित नामक आदिवासी थे यानी एक समुदाय था, तो इन सब में से ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर अमेरिका की जब वो लड़ाई होती है तो यहाँ पर उनको ईसाई धर्म कबूल करा दिया जाता है, यानी उनका धर्म बदल दिया जाता है, उनकी रीति रिवाज बदल जाती हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपने धर्म पर अडिग रहे, यानी टिलिंगित जो आदिवासी या यहाँ पर जो समुदाय था उनके कुछ लोग रह जाते हैं जो कि लिंगित नाम से ये समुदाय जाना जाता है। यहाँ पर ये आज भी अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और आप कभी वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर जो लकड़ी के ऊपर कलाकृति या बहुत सारी चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई आपको नज़र आ जाएंगी। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, यहाँ पर भारतीय मुद्रा यानी बंगाल की मुद्रा और चीन की मुद्रा और एशिया यानी बहुत सारी जगहों की जो राशि है या पैसे हैं वो ज़मीन के अंदर यानी मुद्रा दफन पाई है, वो निकली है और बाकायदा उनका यानी अखबारों में हर जगह वो एक म्यूज़ियम में रखी गई हैं। तो इनका इतिहास काफ़ी पुराना है और इनका जो समुदाय है ना वो काफ़ी हद तक जो सत्य सनातन धर्म है उससे मिलता जुलता नज़र आता है। अब दोस्तों आपको लेकर चलती हूँ एक व्यक्ति के पास। इसी समुदाय का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम विक्टर वेंसेन होता है। विक्टर वेंसेन, एक और आपको बात बता दूं, जो टिलिंगित नामक आदिवासी हैं इनके ऊपर बार बार आरोप लगता है। अमेरिका के जो ईसाई लोग हैं वो कहते हैं कि ये लोग काला जादू जैसी क्रियाएं करते हैं या बहुत सारी क्रियाओं को ये अंजाम देते हैं और यानी बहुत कुछ ये ब्लैक मैजिक भी करते हैं, इनके ऊपर ये भी आरोप लगता है। अब यहाँ पर जो विक्टर था वो था तो एक ईसाई, लेकिन वो अपने टिलिंगित नामक आदिवासी समुदाय को छोड़ नहीं पाया था, यानी वो अपने समुदाय को बहुत प्यार करता था, यानी अपने धर्म को बहुत मानता है। यहाँ पर विक्टर की एक बहन होती है अनगुन, यानी अनगुन नाम की बहन होती है। ये भी विक्टर को बहुत प्यारी है। विक्टर का एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। विक्टर एक संगठन में काम करता है। संगठन कैसा होता है? जहाँ पर गरीब लोगों की मदद की जाती है।
लोगों को सहायता दी जाती है। शादी विवाह, जिस तरह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे संगठन होते हैं जिन्हें शायद हम अजीब अजीब नामों से बुलाते हैं, तो विक्टर इन सभी में काम करता है और उसमें विक्टिम जो होता है मेजर की पोस्ट पर रहता है, यानी वहाँ पर एक मेजर लगा लीजिए आप, बहुत अच्छी पोस्ट पर रहकर काम करता है। विक्टर जो है वो हकलाता है, यानी तुतलाता है, तो सही से नहीं बोलता है, बचपन से ये परेशानी है। और विक्टर अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, अपनी बहन को बहुत ही प्यार करता है और बहुत मानता है। विक्टर हकलाने के कारण बहुत कम लोगों के सामने बोलता है, हमेशा यानी शांत रहता है और ज़्यादातर अपना ज़्यादा समय वो समंदर में एक नाव के जरिए समंदर में बिताता है। विक्टर की ज़िंदगी से हमने आपको पहचान कराती है। दोस्तों, विक्टर अपनी जिंदगी जी रहा था। 1940 की आपको मैं बात बता रही हूँ। 1940 का ये समय चल रहा था जब इनका परिवार चलता है। विक्टर की एक भांजी होती है जिसका नाम नैन्सी होता है। और नैन्सी, यहाँ पर आपको बताऊं, यहाँ पर विक्टर की जो भांजी होती है वो नैन्सी होती है। नैन्सी शायद विक्टर को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यारी लगती है। विक्टर की जो बहन होती है वो अपनी बेटी के पास रहती है, यानी दामाद और बेटी के पास, क्योंकि उसकी एक ही बेटी है नैन्सी। और यहाँ पर विक्टर बार बार अपनी भांजी से मिलने के लिए जाता है और अपनी भांजी को देखकर बड़ा खुश होता है। विक्टर अपनी पत्नी से, यानी आधी बूढ़ी महिला कहकर बुलाता है, यानी उसको चिढ़ाता है और बार बार अपनी भांजी की, यानी अपनी बहन की लड़की की जो नैन्सी होती है उसकी तारीफ करता है। कहता है कि नैन्सी को देखो, वो कभी भी शराब नहीं पीती है, अपने घर को बहुत अच्छे से चलाती है। तो कभी कभी मामी को, यानी विक्टर की पत्नी को, नैन्सी से जलन भी हुआ करती थी, लेकिन विक्टर अपनी भांजी की तारीफ करते नहीं थकता है। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब यहाँ पर विक्टर को पता चलता है जो इसकी बहन नैन्सी के पास रह रही है वो, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। जब विक्टर की बहन की तबीयत खराब होती है तो जो विक्टर होता है पूरा कामकाज छोड़कर अपनी बहन की सेवा करने के लिए वहां पर आ जाता है। करीबन 1 हफ्ते के बीच में विक्टर अपनी बहन की बहुत ज़्यादा सेवा करता है। भांजी से भी इतना खुश रहता है, कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी महिला हो, आगे चल के तुम्हारा नाम बहुत बड़ा होगा। और यहाँ पर वो अपनी भांजी की बहुत मदद भी किया करता था। यहाँ पर विक्टर की पत्नी कहीं ना कहीं बातों से खपा रहा करती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं कहती है। जब वो अपनी बहन की करीबन 15 से 25 दिन तक उसकी सेवा करता है, लेकिन बहन को कोई आराम नहीं मिलता, तो विक्टर टूट जाता है। तभी हकलाता हुआ अपनी भांजी से कहता है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। और वो एकदम गुस्से में यहाँ से चला जाता है। विक्टर के ऊपर कई आरोप थे। बहुत सारे लोग कहा करते थे कि विक्टर जो है वो काले जादू जैसा कुछ काम करता है या कुछ क्रियाएं करता है, और जो वो समंदर के बीच में क्रिया करता है। दोस्तों, यहाँ पर विक्टर चला जाता है और उससे दूसरे दिन ही विक्टर की बहन है वो इस दुनिया से चली जाती है। तभी भांजी जो नैन्सी होती है अपने मामा का इंतजार करती है कि मेरे मामा यहाँ पर आएंगे, और माँ जो मेरी है इस दुनिया से जा चुकी है, मॉम। तो वो उनकी सेरेमनी होती है इनके वहाँ पर, यानी दफनाया जाता है। तो जब एक फंक्शन होता है, लेकिन विक्टर उस समय भी नहीं आया था। करीबन 3 दिन बीत जाते हैं। तभी रात के करीबन 12:30 बजे यहाँ पर नैन्सी के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दरवाजे को लॉक कर रहा था। इतनी जोर से दरवाजे को कोई पीट रहा था कि नैन्सी एक पल के लिए डर जाती है। नैन्सी अपने पति को जगाती है। अब तक नैन्सी को कोई औलाद नहीं हुई थी। नैन्सी हाथ में कुछ सामान लेती है, कहीं कोई ऐसा वैसा तो घर में नहीं घुस रहा, और दरवाजे पर जाती है। लेकिन जैसे ही नैन्सी दरवाज़ा खोलती है, वैसे उसका मामा विक्टर एकदम ज़मीन पर गिर पड़ता है। मानो उसको देखकर लग रहा था कि कई दिन से कुछ खाया नहीं है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। नैन्सी अपने मामा को बिस्तर तक पहुंचाती है, मामा की थोड़ी सी देखरेख करती है। दूसरे दिन उसका मामा थोड़ा सा अपने आप को विक्टर जो है बेहतर लगता है। हकलाते हुए वो मामा कहता है कि हम प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकते, जो होगा उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो तुम्हारी माँ है तुम्हारी बेटी के रूप में आएगी। नैन्सी ने जब ये बातें सुनी तो नैन्सी ने इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। मामा तो इधर उधर की बातें करते हैं और नैन्सी बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है इन बातों पर। दोस्तों, मैं आपको 1940 की बातें बता रही हूँ। यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है, तभी की मैं आपको ये घटनाएं बता रही हूँ। जब ये सब कुछ होता है तो नैन्सी इन बातों पर यकीन नहीं करती है, लेकिन मामा ने सही समय भी बताया था। जैसे ही माँ की मृत्यु को 1 साल होता है, वैसे ही नैन्सी एक
एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भाई को कैसे पता हो सकता है कि मेरी बहन इसी घर में आएगी? यहाँ पर विक्टर बार बार घर आता है, उस छोटी बच्ची को देखता है और मुस्कुराता है। विक्टर अपनी भांजी से कहता है कि मेरी बहन का जो पहले नाम था वही नाम होना चाहिए, लेकिन भांजी नैन्सी के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी इन बातों पर भरोसा नहीं है। शायद वो इन बातों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही है। लेकिन विक्टर ने अपनी बहन के नाम पर भांजी की बेटी का नाम रख दिया था, कोई माने या ना माने। अब वो बार बार आकर अपनी बहन को खिलाता है, यानी उसे प्यार करता है, दुलार करता है। हाथ को भी दिखाता है कि तुमने कभी अपनी माँ के उल्टे हाथ को देखा है? उसके हाथ पर निशान था। नैन्सी फिर भी यकीन नहीं करती है, लेकिन जैसे ही विक्टर की भांजी की बेटी यानी नैन्सी की बेटी बोलने लगती है तो उसके हाव भाव से और उसकी बातों से पता चलता है कि उसे पिछले जन्म की बातें याद हैं। तभी एक दिन नैन्सी को पता चलता है, नैन्सी इन बातों से बिल्कुल भी ये चाहती थी कि ये बातें मेरे समीप ना आए, मैं इन बातों को मानना नहीं चाहती। लेकिन तभी नैन्सी के पास खबर आती है कि उसका मामा विक्टर बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने उसे याद किया है, अपने पास बुलाया है। नैन्सी अपने मामा को देखने के लिए जाती है, क्योंकि माँ के बाद अब मामा ही था। जैसे ही विक्टर के पास नैन्सी पहुंचती है तो मामा एकदम तलब लग रही थी उसे, यानी घबराहट हो रही थी। वहीं पर मामी होती है तो विक्टर अपनी पत्नी को जाने का इंतजार करता है। जैसे ही उसकी पत्नी जाती है तो विक्टर लड़खड़ाती हुई आवाज में, क्योंकि हकला तो वो था ही, वो बोलता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि रो मत, मैं अभी नहीं मरूंगा, 1 साल बाद मरूंगा। तभी विक्टर बैठता है और अपनी शर्ट उतारने लगता है। नैन्सी कहती है कि मामा क्या आप सठिया गए हैं? वो कहता है कि देखो मेरी कमर पर ये निशान है ना, जो ऑपरेशन का है। मैं तुम्हारी कोख से यानी तुम्हारे पेट से पैदा होऊंगा। नैन्सी और ज़्यादा रोने लगती है। विक्टर समझता है मेरे जाने के लिए रो रही है, यानी मैं मरूंगा, लेकिन नैन्सी अपने मामा की बातों से और व्यवहार से रो रही थी। तभी वो अपनी एक आंख को हाथ से पकड़कर नैन्सी के चेहरे पर जाकर रख देता है। कहता है ध्यान से मेरी आंख को देखो, क्योंकि जब मैं तेरा बेटा बनकर आऊँगा ना तो मेरी आंख पर ये निशान होगा और जो पीठ पर निशान है ना, ये दोनों निशान रहेंगे और मुझे इन निशानों से तू पहचान लेना। दोस्तों यहाँ पर नैन्सी इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि मामा ने आधे कपड़े भांजी के सामने उतार दिए थे। लेकिन विक्टर हकलाते हुए सब कुछ बताता है। कहता है कि तू बिल्कुल मत रोना, मैं 1 साल बाद मरूंगा और उसके बाद जन्म होगा। यहाँ पर दोस्तों वक्त बीतता है। नैन्सी मामा से मिलना जुलना बंद कर देती है, लेकिन विक्टर अपनी पत्नी के साथ बार बार नैन्सी के घर पहुंच जाता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं विक्टर ने पहले ही अपने आने वाले जन्म के लिए तैयारी कर ली थी और वो अपनी बहन की बेटी के घर ही पैदा होना चाहता था, क्योंकि नैन्सी उसे बहुत पसंद थी। उसका नेचर, उसका व्यवहार और उसका रहने का तरीका उसे बहुत पसंद था विक्टर को। क्योंकि नैन्सी शराब का सेवन नहीं करती है तो नैन्सी एक धार्मिक महिला उसे विक्टर समझता है। यहाँ पर 1 साल बाद जो वक्त मामा ने बताया था, उसी वक्त वो मामा विक्टर इस दुनिया से चला जाता है। हालांकि इन रिश्तों को हम ही मानते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की वजह से इस तरह से बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ये सच्ची घटना है। दोस्तों यहाँ पर जब उसकी मृत्यु हो जाती है ना तो नैन्सी हिल जाती है, पेट पर हाथ रखती है, कहीं सच में ही मामा मेरे गर्भ में ना आ जाए। लेकिन थोड़ा सा वक्त बीतता है, नैन्सी बहुत रोती है और शायद इन बातों को मिटा देना चाहती है। जो जानकारी मामा ने दी थी उन सारी जानकारियों को मिटा देना चाहती है। विक्टर की एक और इच्छा थी। उसने कहा था कि नैन्सी मैं अपना नाम नहीं बदलना चाहता, जब मैं तुम्हारे घर पैदा हूँ ना तो मेरा नाम विक्टर ही रखना। लेकिन नैन्सी इन बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, क्योंकि वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त 1 साल ही मामा को गुजरे हुए होता है, तभी नैन्सी एक बेटे को जन्म देती है। नैन्सी को वो पल दोबारा याद आ जाते हैं जब मामा ने सामने शर्ट उतारी थी और आंख को दिखाया था। नैन्सी जब देखती है तो घबरा जाती है।
नवजात जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसकी उसी आंख पर निशान था। दरअसल विक्टर को एक ऑपरेशन हुआ था, उसकी जो आंसुओं की पोटली है आंख के पास उसको निकाला गया था किसी बीमारी के चलते, और उसके निशान कंधे तक थे, यानी कंधे पर भी निशान थे और चेहरे पर भी निशान थे। नैन्सी घबरा जाती है। ज़्यादा गहरे निशान नहीं थे लेकिन थे, लेकिन नैन्सी अब भी बदलना चाहती है। नैन्सी शायद इन सारी चीज़ों को बहुत जल्द बदलना चाहती है। अब वो याद करती है कि मामा ने कहा है कि बेटे का नाम विक्टर ही रखूं, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम विक्टर नहीं रखा, उसने अपने बेटे का नाम कोरलिस रखा। कोरलिस अपने बेटे का नाम रखती है और बिल्कुल भी उसे विक्टर कहकर नहीं बुलाती है। कोई भी उस घर में विक्टर नाम का जिक्र नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर कोरलिस की जो बहन होती है, जिस बहन का जन्म हुआ था उससे पहले, जो विक्टर की बहन थी, वो यहाँ पर विक्टर को नहीं भूल पाती है। वो अपने भाई को विक्टर ही कहकर बुलाती है। यहाँ पर विक्टर ने कहा था कि मुझे दोबारा अपनी बहन के साथ वही पल जीने हैं जो मैंने पहले जिए थे। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे कोरलिस बड़ा होने लगता है। अब नैन्सी अपने बेटे को कोरलिस कहकर बुलाती है, लेकिन कोरलिस नहीं सुनता है, बिल्कुल नहीं सुनता है। 2 साल का हो जाता है, 2.5 साल का हो जाता है। नैन्सी शायद पुनर्जन्म पर यकीन नहीं करती थी। नैन्सी ने सोचा कि मैं इसको समझाऊंगी, इसका नाम क्या है, शायद इसको अपना नाम समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ जाएगा। नैन्सी एक दिन आंगन में बैठी हुई होती है, कोरलिस को अपनी गोद में लेती है, कोरलिस से कहती है कि देखो तुम्हारा नाम कोरलिस है ना, तुम्हारा नाम कोरलिस है ना। कई बार जब कहती है तो वो 2.5 साल का बेटा कोरलिस आंखें निकालता है और कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं यहाँ पर विक्टर हूँ, यानी मैं काकोरी हूँ, वो समुदाय का रहने वाला जिसका शायद धर्म बदल चुका था, लेकिन वो अतीत को नहीं भूला था। कमाल की बात थी। नैन्सी फर्श पर गिर पड़ती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई भी जानकारी नहीं दी थी। क्या सच में ही मेरा मामा जो कहकर गया था वो सत्य हो गया? यहाँ पर काकोरी नाम सुनकर नैन्सी डर जाती है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं लगता था कि काकोरी जो समुदाय है, टिलिंगित जो समुदाय है, वो काला जादू करता है। उसकी कई धार्मिक मान्यताएं थी। यहाँ पर वो डर जाती है। डरने के साथ साथ अपने बेटे को हॉस्पिटल भी ले जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी समाधान नहीं मिलता है। कई धार्मिक चीज़ें भी करती है, उससे भी कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों आपको एक और नाम बताऊं, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, शायद उसको खिताब मिला हुआ है, हालांकि नालंदा यूनिवर्सिटी को हम तो मानते हैं। वहाँ पर इयान स्टीवेंसन या स्टीवेंसन भी उन्हें कहा जाता है, जिन्होंने पुनर्जन्म पर खास शोध किया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं 1962 में जो नैन्सी होती है, 1962 में यहाँ पर ये बीच का वक्त निकलता है। ये बिल्कुल भी अपने नाम से नहीं सुनता है, ये अपने आप को काकोरी या यहाँ पर विक्टर कहकर बुलाता है, और ये बड़ा हो रहा था समय के साथ। 1962 में जो नैन्सी होती है वो यहाँ पर इस जो शोधकर्ता डॉक्टर इयान स्टीवेंसन है उनके पास फ़ोन करती है, क्योंकि उस वक्त तक इयान स्टीवेंसन ने शायद बहुत सारे भारत से लेकर यहाँ पर जो श्रीलंका है, भारत है, अमेरिका है, जगह जगह जाकर उन्होंने दूर दूर की यात्राएं कर कर हर किसी पुनर्जन्म की घटना पर शोध किया था। लेकिन जो ये फ़ोन आया था ना, कई दिन से नैन्सी कोशिश कर रही थी, क्योंकि हर घर में मोबाइल नहीं था, हर घर में फ़ोन की सुविधा नहीं है, लेकिन अमेरिका में थी उस वक्त। तो वो फ़ोन करती है या वो पत्र लिखती है, यानी पत्र भी उसने कई लिखे थे। जब एक पत्र यहाँ पर इस डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के हाथ पड़ता है, और जब इयान स्टीवेंसन उस पत्र को पढ़ते हैं तो वो हिल जाते हैं, क्योंकि उसने पूरी बातें इयान स्टीवेंसन को बताई थी। इयान स्टीवेंसन इस पूरी घटना पर रिसर्च करना चाहते हैं और वो पहुंच जाते हैं अलास्का में, जहां पर ये नैन्सी रहा करती थी। दोस्तों नैन्सी के पास जाकर जब पहुंचते हैं और उस लड़के को जब देखते हैं ना, तो वो हिल जाते हैं, क्योंकि एक जन्म का मामला नहीं था। उस लड़के को बहुत सारी बातें याद थी। उसने शायद कुछ ऐसी साधना की थी या कुछ ऐसा अनुष्ठान किया था जिसकी वजह से उसकी बहन भी उसकी भांजी के पेट से पैदा हुई थी,
यानी माँ अपनी ही बेटी के गर्भ से पैदा हुई थी और वो खुद भी अपनी भांजी के गर्भ से पैदा हुआ था। उसने कुछ इस तरह की साधनाएं या यहाँ पर कोई पूजा पाठ ऐसा किया था, अगर यहाँ के दौर के तरीके से आपसे मैं बोलूँ तो। यहाँ पर नैन्सी जब इयान स्टीवेंसन को सारी बातें बताती है तो इयान स्टीवेंसन के भी इस घटना को सुनकर उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है और नैन्सी बहुत सारे जवाब का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो अपने ही बेटे को देखकर परेशान होती है। यहाँ तक कि जो मामा होता है विक्टर, वो बहुत सारी चीज़ों को जानता है। तो जो लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम यहाँ पर कोरलिस था, कोरलिस बहुत सारी चीज़ें बिना सिखाए ही सीख चुका था और बहुत कुछ अपनी मर्जी से कर लिया करता था और इस जन्म में भी वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है, अपनी पत्नी को पहचान लेता है, अपने दोनों बच्चों को पहचान लेता है, बहुत कुछ करता है। दोस्तों धीरे धीरे आगे आगे वो सेना में भर्ती हो जाता है। इयान स्टीवेंसन के पास आखिरी वक्त तक भी इन सारे सवालों के कोई जवाब नहीं थे कि किसी को इतनी सटीक जानकारी कैसे हो सकती है। हर उसके जो निशान थे, जहाँ पर विक्टर का ऑपरेशन हुआ था, जो आंख की आंसुओं की थैली निकाली गई थी, उस हॉस्पिटल का भी रिकॉर्ड खंगाला जाता है, उसका रिकॉर्ड भी लिखा जाता है और वहाँ से भी इनको मतलब सब कुछ साक्ष्य मिलते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब ये विक्टर दूसरा जन्म जो इसका यहाँ पर कोरलिस के रूप में होता है, तो जब ये बड़ा होता है, सेना में भर्ती होता है, तो बहुत सारे लोग जब पूछते हैं तो ये कहता है कि वो मेरी बचपन की बातें थी और हंसकर इन बातों को छोड़ दिया करता था। लेकिन जब डॉक्टर इयान स्टीवेंसन दोबारा इनसे मुलाकात करते हैं, जब करीबन 27 साल की उम्र में होते हैं, तो ये बातें चौंका देने वाली थी। जब इयान स्टीवेंसन सवाल जवाब करते हैं तो यहाँ पर कोरलिस उर्फ यहाँ पर जो विक्टर होता है एकदम से जवाब देता है और कहता है इयान स्टीवेंसन से, कौन कहता है कि मैं अपने पिछले जन्म को भूल चुका हूँ? सारी बातें याद हैं, लेकिन मैं अपनी खुशी में, मैं अपने जो मेरा रूप है या मेरा जीवन है, इसमें मैं ज़्यादा खलल नहीं चाहता। मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं अपनी भांजी या अपनी बहन की बेटी को परेशान नहीं करना चाहता। वो मेरी माँ भी है और बेटी भी है, मैं उसे कैसे परेशान कर सकता हूँ? इसी वजह से मैं इन बातों को हंसकर टाल देता हूँ। जीवन बहुत आनंदमय है। उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी फौज में रहते हुए, फिर आकर एक कंपनी में भी नौकरी करी, उसके बाद अपना जीवन जिया, लेकिन वो पीछे तक भी इन बातों को नहीं भूलते हैं। हालांकि उनकी माँ की नज़रों में जो नैन्सी होती है वो समझती है कि उसका बेटा सारी बातों को भूल चुका है, लेकिन यहाँ पर कोरलिस जो होता है वो एक भी बात को नहीं भूलता है। उसे एक एक बात ऐसे की ऐसे ही याद थी और वो बहुत खुश था इस जीवन में भी। क्या सच में ही जो विक्टर होता है, क्या वो काला जादू करता था या कोई साधना करता था या कोई पूजा करता था या उसके पास कोई शक्ति आ चुकी थी कि उसने अपनी बहन का भी आने वाला कल देख लिया था और अपना भी आने वाला कल, और हर एक चीज़ सजे कर रख गया था अपने कमरे में। जो उसे चाहिए था ना, वो नैन्सी को देकर गया था। कमाल की बात थी। बहुत ही हैरान कर देने वाली ये घटना है। यहाँ पर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जो हर चीज़ पर रिसर्च करते हैं, उनके सामने भी ये सारी बातें यानी उनका रुतबा फीका पड़ता हुआ नजर आता है विक्टर के सामने। दोस्तों ये ऐसी घटना थी, लोगों का कहना था विक्टर घंटों तक, दिनों तक, रात दिन तक समंदर में नाव में बैठकर अनुष्ठान किया करता था, बहुत सारी चीज़ें करता था। अब ये तो भगवान ही जाने या वो विक्टर जाने, और वो बहुत अच्छा जीवन जीता है। ये घटना कैसी लगी आपको? ये घटना विदेश की है, यहाँ की नहीं है। तो कौन कहता है पुनर्जन्म नहीं होता? दोस्तों यहाँ पर पुनर्जन्म की बातें उनकी ज़्यादा नहीं आती हैं जिनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। आप सोच कर देखिए, क्योंकि इनके समुदाय में भी अंतिम संस्कार किया जाता था और ये भी सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता इनका धर्म है। इनकी जो लकड़ी पर कलाकृति है ना, आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप पुराने भारत में आ चुके हैं। भारत से मिलती जुलती इनकी चीज़ें लगती हैं। यहाँ पर ये घटना आपको कैसी लगी? क्योंकि इन्होंने अपना लिंगित यानी काकोरी जो इनका समुदाय था वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। दूसरे जन्म में भी विक्टर ने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। तो ये घटना जैसी भी आपको लगी अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। और आज घटना ही बहुत बड़ी हो चुकी है, इसी वजह से नाम नहीं ले पा रही हूँ। कल आप लोगों के नाम लूंगी, तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमारे कर्मों के फल हमें नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सब कुछ हिसाब किताब से चलेगा, क्योंकि विक्टर गरीब लोगों की बहुत मदद किया करता था।
विक्टर धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ था, लोगों की मदद करना, पैसे से जैसे भी उनकी मदद हुआ करती थी वो ऐसे किया करता था, तो उसका दूसरा जन्म तो अच्छा होना ही था। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही भगवान से एक इच्छा है। और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, हम भी अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। तो इसी के साथ अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।